ड्रामा की स्टार्टिंग में हम वैन को देखते हैं जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है। उसकी आंटी उसे अपना कर्जा भरने के लिए उसे कुछ लोगों को बेच रही होती है। यहाँ पर वो लोग वैन को पकड़ने आए होते हैं और वैन अपनी आंटी को मनाती है कि वो ऐसे ना करे और फिर वो इन गुंडों से बचकर भागने की कोशिश करती है और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट एरिया में आ जाती है जहाँ पर हमारे इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर गू है वो यहाँ पर किसी को मार रहा होता है। वैन ये देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि उसकी चीख निकल जाती है और गू का असिस्टेंट और वो उसे देख लेते हैं। फिर ये जल्दी से गू के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है कि अगर वो उसे उन गुंडों से बचा लेगा तो ये उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी और वो जो बोलेगा वो करेगी। और क्योंकि वैन ने गू का हाथ पकड़ी थी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको तो लड़कियों से एलर्जी है। फिर वो गुंडे जो वैन को पकड़ने आए थे वो तो यहाँ से भाग जाते हैं और गू वैन को चिल्लाता है कि तुम मेरे पास मरने आई हो और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी वो इसे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो अभी बहुत ही यंग हूँ और मुझे जीना है। इतने में गू के सर में बहुत तेज दुखने लग जाता है और ये देखकर उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी बीमारी फिर से रिएक्ट कर रही है, आपको तुरंत यहाँ से चलना होगा, आपको एंटीडोट की जरूरत है। फिर मौका देखकर वैन तो यहाँ से भागने लगती है पर गू इसे पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि एंटीडोट खुद मेरे पास आई है तो मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और फिर गू वैन को पकड़ के अपने साथ लेके जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वैन उसे अपना नाम बताती है और ये उसे किस कहने लग जाता है। तो वैन सोच लेती है कि वैसे भी उसकी आंटी उसे बेच देगी तो उससे अच्छा है कि वो इसकी जान बचा ले। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वैन की नींद खुलती है वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर यहाँ से भागने वाली होती है पर तभी गू जाग जाता है और उसे कहता है कि तुम भाग रही हो। वैन उसकी आवाज सुन के डर जाती है और गलती से उसकी बीट्स नीचे गिरा देती है और फिर जल्दी से उन्हें उठाने लगती है और कहती है कि सॉरी मैंने आपकी चीज तोड़ दी, मैं आपको इसका कंपेंसेशन दे दूंगी। तभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट आ जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मिस्टर गू को कंपेंसेशन दोगी। और फिर असिस्टेंट गू से कहने लगता है कि बॉस इस लड़की ने वो चीज़ देख ली जो इसे नहीं देखनी चाहिए थी और इसने आपकी इतनी इंपॉर्टेंट बीड्स भी तोड़ दी जो कि आपकी मॉम ने आपको दी थी, तो आपको इसे अभी यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। तो गू अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि तुम चुप रहो और वो वैन से कहता है कि तुम्हें मुझे कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये पूछती है कि फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। गू एक चेक देता है और इसे कहता है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये लो ये पैसे अपने पास रखो और इसे कल रात का कंपेंसेशन समझ लो। वैन कहती है कि मैंने आपकी चीज तोड़ दी जो कि काफी महंगी होगी तो मुझे ये चेक नहीं चाहिए, आप समझ लो कि मैं आपको कंपेंसेट कर रही हूँ। तो गू पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बीट्स के पैसे भरने के लिए नहीं बोला। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी चीज तोड़ी हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर वैन यहाँ से चली जाती है और गू का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस सिर्फ यही एक लड़की है जिससे आपको एलर्जी नहीं हुई, अगर कल इसकी जगह कोई और लड़की होती तो आप तो कल उसे मार चुके होते। गू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम मेरे लिए कितने सालों से काम कर रहे हो। तो ये कहता है कि 10 साल से। तो गू इसे चिल्लाता है कि तुम इतने सालों से काम कर रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो असिस्टेंट गू से सॉरी कहता है और फिर वो बाहर आने के बाद सोचता है कि मैंने आखिर बॉस से ऐसी बात किया क्यों, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बॉस इस लड़की को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि वो इसे लाइक करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर डायरेक्ट हम 1 महीने बाद देख रहे हैं कि वैन एक मेडिकल स्टोर जाके प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है और जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलती है तो गू और उसका असिस्टेंट कार में बैठकर उसे देख लेते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर ये लड़की ड्रग स्टोर क्यों आई हुई थी। तो गू कहता है कि तुम इसे फॉलो करो। फिर हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर अपना टेस्ट करती है और शॉक हो जाती है कि वो तो प्रेग्नेंट हो गई है। वो सोचती है कि अगर इस बारे में उसकी आंटी को पता लग गया तो वो इसे छोड़ेंगी नहीं। तभी अचानक से गू यहाँ पर आ जाता है और ये इसे देख के डर जाती है और जल्दी से टेस्ट किट को छुपाने लगती है और सोचती है कि शायद उसने ये देख लिया है। तो ये सोचती है कि वैसे भी ये बेबी उसका है तो इसे बता देना चाहिए। पर तभी गू इससे पूछता है कि तुम ड्रग स्टोर क्यों गई थी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सुनकर ये सोच लेती है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर वो इसे ये बात छुपा लेती है और कहती है कि मुझे बस कोल्ड हुआ है और थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। फिर गू वैन को उठा के बाहर लेके जाता है और उसे कहता है कि मेरा यहीं पर ही वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तभी यहाँ पर वैन की आंटी उसे देख लेती है और उसके कान पकड़ के नोचने लगती है और कहती है कि तुम 1 महीने से कहाँ गायब थी, तुम्हें पता भी है कि वो लोग कितना हमें परेशान कर रहे थे अपना कर्जा लेने के लिए, सच में तुम्हारे मॉम डैड तो मर गए और तुम्हें मेरे सर छोड़ गए। तो वैन चिल्लाती है कि आंटी आपके पास कोई हक नहीं है मेरे पेरेंट्स का नाम भी लेने के लिए, आपने मेरे पेरेंट्स के इंश्योरेंस के पैसे ले लिए और आपने तो मेरे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कॉलेज भेजेंगी, पर उल्टा आप तो हाई स्कूल के बाद मुझसे काम करवाने लग गई और साथ ही मुझे उन कर्जे वाले लोग को भी बेच दिया, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी चाहे जो कर लो। तो वैन की आंटी उसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही और वो इन गुंडों से कहती है कि इसे पकड़ के बांध के यहाँ से लेके जाओ। हम देखते हैं कि गू ने यहाँ पर वैन के लिए बहुत सारे शूज खरीदा होता है और असिस्टेंट तो ये देखकर शॉक होता है कि बॉस आपने उस लड़की के लिए इतने सारे शूज खरीद लिए। तभी इतने में वो गुंडे यहाँ पर वैन को कार में लेके जा रहे होते हैं
और वैन आवाज करने की कोशिश करती है तो वो लोग उसका मुंह बंद करते हैं। गू वैन को देख तो नहीं पाता लेकिन उसे कुछ फील होता है और वो बस कार को पीछे से जाते हुए देखते हैं। और फिर जब वो यहाँ वापस आता है तो देखता है कि वैन यहाँ पर है ही नहीं। तो उसका असिस्टेंट भी कहता है कि आखिर वो कहाँ पर गई है। फिर गू याद करता है कि उसने जो कार को जाते हुए देखा था जरूर उसमें ही वो थी और वो गुंडे उसे ले जा रहे थे। हम देखते हैं कि वैन इन गुंडों को ऑफर दे रही होती है कि तुम लोग मुझसे पैसे ले लो पर मुझे छोड़ दो। पर ये लोग कहते हैं कि हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, आखिर तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तभी इतने में इन लोग के सामने कार आके रुकती है और इन लोगों को पता लगता है कि वो मिस्टर गू की कार है। जैसे ही वैन सामने गू को देखती है तो वो खुश हो जाती है और जल्दी से कार से बाहर निकलकर उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर बचाने आए हो ना। तभी वो उसके हाथ से उसका कान बंद करता है और कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक यहाँ पर देखना मत। फिर गू इन लोगों को मारकर अपना गुस्सा निकालता है कि इन लोगों ने आखिर वैन को हाथ कैसे लगाए। और फिर इन लोगों को सबक सिखाने के बाद वो जाकर वैन को उठा लेता है और उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ। तो वैन कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। तो ये कहता है कि अब से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। और फिर वो उसे लेकर अपने घर जाता है। रात में हम देखते हैं कि वैन सपने में अपनी मॉम को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि मॉम प्लीज मुझे मत छोड़कर जाओ, और बहुत ही डर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर गू आ जाता है और इसे डरता हुआ देखकर वो सोचता है कि पता नहीं इसने अपनी लाइफ में कितना सफर करी होगी। ये सोच लेता है कि अब मैं इसे बुली होने नहीं दूंगा। तभी इतने में यहाँ पर गू का असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस आपका एंटीडोट लेने का टाइम हो गया है, अगर आपने टाइम पर मेडिसिन नहीं लिए तो आपकी बीमारी अभी रिएक्ट करेगी। और वो ये भी बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये मेडिसिन बहुत ही एडिक्टिव है, लेकिन इसे लिए बिना वो ऐसे नहीं ठीक हो पाएगा। तो गू सोच लेता है कि मेडिसिन लेना कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वो नहीं लेगा और वो मेडिसिन को डस्टबिन में डाल देता है। और फिर गू अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे लिए एक रूम का अरेंजमेंट करो और वहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। फिर गू यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से वैन की नींद खुलती है और तभी से गू की आवाज आने लगती है। तो ये उसे ढूंढने के लिए निकलती है और जाकर देख लेती है कि उसकी बीमारी कैसे रिएक्ट कर रही है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है। वैन जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो कितनी ज्यादा चोट लग गई है। तो गू इसे कहता है कि अभी यहाँ से बाहर जाओ, पर ये नहीं चाहती और कहती है कि तुम्हारी जो बीमारी है वो रिएक्ट कर रही है और तुमने लास्ट टाइम कहा था कि मैं तुम्हारी एंटीडोट हूँ। वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, पर ये जल्दी से इसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुमने आज मेरी जान बचाए थे तो अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें बचाना। तो गू इसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैन की नींद खुलती है तो मेड से बताती है कि ये सारी ड्रेसेस गू ने उसके लिए भेजा है। फिर वैन तैयार होकर यहाँ पर आती है और देखती है कि गू उसका ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहा होता है। वो उसे बैठने के लिए कहता है तो ये पूछती है कि ये सारा खाना मैं खा सकती हूँ। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने स्पेशली ये खाना आपके लिए बनवाया है, आप अभी बहुत ही यंग हो और आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो वैन बहुत ही खुश होती है और जल्दी से सारा खाना खाने लगती है और इसे ऐसे खाता हुआ देखकर गू सोचता है कि बेचारी ने कितना सफर करी है जो इतने दिनों से भूखी थी। फिर वो टिश्यू लेकर उसका मुंह साफ करने लगता है और वैन शॉक रह जाती है और कहती है कि लाओ मैं खुद कर लेती हूँ। गू कहता है कि आराम से खाओ और फिर वो उसका फोन लेकर उससे अपना नंबर दे देता है और फिर वो इसे कहता है कि अब तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे तुरंत बता सकती हो। तो वैन सोचती है कि ये मेरे साथ कितना अच्छे बिहेव कर रहा है तो मुझे शायद इसे इस बारे में बता देना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आखिर ये बेबी इसका है। फिर वैन गू से इस बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। तो गू साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर वो मन में सोचता है कि अगर बच्चे तुम्हारे हो तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लूँ, पर क्योंकि इसने तो मना कर दिया था तो वैन सोचती है कि अब मैं इसे नहीं बता सकती और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इस बेबी को पाल सकूं, यानी मैं इस बेबी को दुनिया में नहीं ला सकती। फिर वैन गू से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे 5000 दे सकते हो। तो वो शॉक होता है कि सिर्फ 5000। और उसका असिस्टेंट सोचता है कि मैंने सोचा था कि बॉस को उनका ट्रू लव मिल गया है, पर ये लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह पैसों की लालची निकली। फिर गू अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे 50 मिलियन का कार्ड दे दो। फिर असिस्टेंट तुरंत ही दे देता है। तो वैन मना करती है कि 50 मिलियन बहुत ज़्यादा है, मुझे तो सिर्फ 5000 चाहिए। और वो मन में सोचती है कि 5000 अबॉर्शन के लिए काफ़ी होंगे। गू वैन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो ये लो, तुम जितना चाहे इस कार्ड में से खर्च करो। फिर हम देखते हैं कि गू का असिस्टेंट इस बारे में उसकी मॉम को न्यूज़ दे देता है कि बॉस को किसी लड़की से प्यार हो गया है। ये सुनकर तो गू की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब मुझे मेरी डॉटर इन लॉ नसीब होने वाली है। तो असिस्टेंट इन्हें बताता है कि वो लड़की पैसों की लालची है। तो गू की मॉम को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहती है कि हमारी फैमिली के पास तो इतना पैसा है ही है, तो वो लड़की जितना चाहे उतना खर्च करे। फिर गू की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने गार्ड से कहती है कि उस लड़की के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करो। फिर थोड़ी देर बाद गार्ड ने पूरी इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि उस लड़की की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है और उसने हाई स्कूल के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके घर लोग कर्जा मांगने के लिए आते रहते हैं। ये सुनकर गू की मॉम को बहुत बुरा लगता है कि वो लड़की कितनी बेचारी है। एक काम करो, तुम जाओ उसकी फैमिली का सारा कर्जा भर दो
और हमारी फैमिली की तरफ से उन्हें ब्राइड प्राइस के तौर पे 15 शॉप्स और 2 मेंशन और काफी सारे एंट्रिक्स गिफ्ट में देकर आओ। मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ही शान से मेरे घर में आए। फिर हम देखते हैं कि गो की मॉम के गार्ड्स यहाँ पर वैन के अंकल आंटी के घर पहुंचते हैं और उन्हें शादी का प्रपोजल देते हैं। तो वैन के अंकल तो बड़े खुश जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये शादी का प्रपोजल उनकी बेटी के लिए आया है और मिस्टर गू को उनकी बेटी पसंद आ गई है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब ये लोग अमीर होने वाले हैं। गार्ड इन लोग को बताता है कि मिस्टर गू की फैमिली शादी बहुत ग्रैंड से करने वाली है और फिर ये लोग सारे गिफ्ट देकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वैन के अंकल आंटी बड़े खुश होते हैं कि इनकी बेटी रिच फैमिली में शादी करने जा रही है, जहाँ पर शादी करने का इतनी सारी लड़कियों का ड्रीम होता है। और ये लोग अपनी बेटी से पूछते हैं कि वैसे तुम मिस्टर गू से कहाँ मिली? तो ये कहती है कि तो मैं भी नहीं जानती हूँ, शायद उन्होंने मुझे कंपनी में देखा होगा और मुझे पहली नजर में पसंद कर लिया होगा और फिर ये पता करके कि मैं कहाँ रहती हूँ शादी का प्रपोजल भेज दिया। ये लोग बहुत ही खुश होते हैं कि अब इन्हें ये पुराने घर में रहने की जरूरत नहीं है। लिन कहती है कि मॉम वैसे हम वैन का क्या करें? अगर उसने गू फैमिली को बता दी तो कि हमने उसे बुली किया है, फिर मिस्टर गू को मैं पसंद ना आई तो, और फिर वैन की वजह से कहीं मेरी ये शादी टूट गई तो इसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम वैन को इस बारे में पता लगने ही नहीं देंगे और उसे एंगेजमेंट पार्टी में आने ही नहीं देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वैन के अंकल उसे कॉल करके घर पे आने के लिए कह रहे होते हैं, तो वैन मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं वापस आने वाली हूँ, आप लोग मुझे अपने कर्जे का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मैं आप लोग का कर्जा नहीं भरने वाली। तो वैन के अंकल कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने और तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे साथ गलत किए और अब हमने कर्जा भर चुके हैं, तो तुम्हें कर्जा भरने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारी कजिन की शादी होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करे, इसलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं। तो वैन आने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर अपने अंकल आंटी के घर पहुंचती है और उन्हें आवाज देते हुए कहती है कि अंकल आंटी आप लोग कहाँ पर है? पर तभी यहाँ पर एक आदमी होता है और वो वैन से कहता है कि अच्छा तुम ही मेरी वाइफ हो, तुम तो फोटो से ज्यादा प्रिटी दिखती हो। वैन इसे देखकर कहती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे अंकल आंटी के घर पे क्या कर रहे हो, वो लोग कहाँ पर है? तो ये बताता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मुझे बेच चुके हैं और अब आज तुम मेरे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करोगी। और वैन तो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसकी आंटी उसका बाल पकड़ के उसे नीचे गिराती है और उसके अंकल भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन लोगों से कहती है कि आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आप लोग की नीस हूँ। अंकल कह रहे हैं कि तुम मेरी नीस हो तभी तो मैं तुम्हारी इतनी अच्छी शादी करवा रहा हूँ, देखो ये लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम इससे शादी करके इसे एक अच्छा सा लड़का दे दोगी ना तो इसकी फैमिली तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखेंगे। तो वैन रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर आपने अब इस बंदे से कितने पैसे लिए, आप लोग को थोड़ी सी भी शर्म है? तो इसकी आंटी से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ बोलने की। वैन कहती है कि आप लोग चाहे जो कर लो, मैं ही शादी नहीं करने वाली हूँ। तो इसके अंकल आंटी इसे पकड़ लेते हैं। तभी वैन इन लोगों को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सुनकर तो वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है कि आप लोगों ने तो मुझसे कहा था कि ये लड़की सिंगल है, पर आखिर अब ये मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ऐसी सेकंड हैंड लड़की नहीं चाहिए। और वो यहाँ से चला जाता है। वैन के अंकल आंटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनता। फिर वैन की आंटी उस पर गुस्सा करने लगती है और पूछती है कि बताओ आखिर वो मैन है कौन? वैन नहीं बताती तो उसकी आंटी कहती है कि रुको, अब मैं तुम्हारे बच्चे को मार देती हूँ। वैन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। तभी इसकी आंटी इसका फोन ले लेती है और कहती है कि अच्छा किसी का नया फोन नंबर। फिर वो उस पर कॉल लगाती है और जैसे ही गू कॉल उठाता है तो वो उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम ही वो वाइल्ड मैन हो ना जो मेरी नीस के साथ रिलेशन में हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की और इसके बच्चे को ना मारूं तो तुम मुझे 1 मिलियन ला के दोगे। गू ये जानकर शॉक होता है कि वैन प्रेग्नेंट है। फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि गार्ड्स को लेकर चलो मेरी वाइफ को रेस्क्यू करने के लिए। अब यहाँ पर वैन की आंटी को गुस्सा आती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे है मेरा कॉल कट करने की, और वो वापस कॉल लगाती है पर वो नहीं उठाता। तो वैन की आंटी उसे बताती है कि देखा कैसा मैन तुमने ढूंढी हो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन अच्छा ये अब तुम बचोगी नहीं मुझसे। और फिर ये इसे मारने जा रही होती है पर तभी यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो वैन की आंटी को पुश करके जल्दी से वैन को बचाता है। यहाँ पर वैन की हालत तो मार खा के बहुत ही खराब होती है और वो इसे देखकर खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ गए। और फिर वो बेहोश हो जाती है तो गू जल्दी से वैन को उठा के यहाँ से ले जाने को करता है, पर उसकी आंटी इसे रोक लेती है और कहती है कि तुम इस लड़की को ऐसे नहीं ले जा सकते हो, अगर इसे यहाँ से लेके जाना है तो पहले हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो गू इन्हें पैर से मारता है और फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि बाकी सारी चीजें तुम लोग क्लीन करो, और ये बोलते के साथ ही वो वैन को लेकर चला जाता है। फिर असिस्टेंट वैन की आंटी को चिल्लाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू की वाइफ को टच करने की। तो ये कहती है कि मिस्टर गू मेरा होने वाला सन इन लॉ है, तुम उसकी बात मत करो। तो असिस्टेंट इसे एक स्लैप लगाता है और कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे बॉस तुम्हारी बेटी को पसंद करेंगे, और फिर वो इसके सर पे मार देता है। ये देखकर वैन का अंकल तो शॉक रह जाता है और तुरंत ही कहता है कि मैंने तो वैन को हाथ भी नहीं लगाया और इसी ने उसे मारी है। फिर ये सुनने के बाद असिस्टेंट गार्ड्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर वैन की कजिन कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, बस एक बार मेरी गू फैमिली में शादी हो जाए
फिर मैं आज की बेइज्जती का बदला इन लोगों से लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू इस बारे में सोच रहा होता है कि वैन ने इसे इस बारे में पूछी थी कि क्या उसे बच्चे पसंद है, और ये समझ आता है कि वो इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी यहाँ पर इसका असिस्टेंट आता है और इसे इस बारे में बताता है कि उसकी वाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लगी है कि उसके मॉम डैड बहुत पहले ही मर चुके हैं और तब से उसके अंकल आंटी उसे संभाल रहे थे और उन लोगों ने उसकी मॉम डैड के इंश्योरेंस का पैसा ले लिया और उसकी पढ़ाई को भी स्टॉप करवा दिए और अपना कर्जा भरने के लिए उससे काम करवाए और फिर उसे कर्जे वालों को भी बेच दिए थे। और फिर लकीली उस दिन मैडम को आप मिल गए और वो बच गई। गू ये सब जानने के बाद बहुत ही गुस्सा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम उन लोगों से बदला लेने का इंतजाम करो। फिर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और तभी डॉक्टर यहाँ पर आकर गू को इस बारे में बताती है कि वैन और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है और आगे से उसे ऐसे शॉक ना दिया जाए, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर गू वैन से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है और वो इसे सॉरी कहने लगती है कि उसने इससे प्रेगनेंसी के बारे में छुपाई थी। तभी गू इसे कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर तो वैन शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर तुम इस बेबी की वजह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हो तो मैं तुम्हें कह दूं कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हूँ जो एक बच्चे के नाम पे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डालूंगी। वो कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो? ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बेबी के पैदा होने के बाद मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे बेबी को देखने दिया करना, मैं बस महीने में 2 बार उसे देखना चाहूंगी। तभी इतने में यहाँ पर गू की मॉम आ जाती है और उसे कहती है कि डॉटर इन लॉ तुम फिक्र मत करो, अब से ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ से कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर गू यहाँ पर वैन को बताता है कि डरो मत, ये मेरी मॉम है। तो ये सुनते के साथ ही वैन तुरंत ही गू की मॉम को मैडम कहती है। गू की मॉम कहती है कि ये नहीं, तुम अब से मुझे मॉम कहोगी। देखो मैंने तुम दोनों की शादी की अरेंजमेंट कर दी हूँ और मैं तुम लोग की ग्रैंड वेडिंग करने वाली हूँ और मैंने सभी लोगों को इनवाइट करी हूँ। सभी को इस बारे में पता लगना चाहिए कि मेरी डॉटर इन लॉ कितनी प्यारी है। और फिर गू की मॉम जल्दी से अपना ब्रेसलेट निकाल कर वैन को देने लगती है और कहती है कि ये हमारी गू फैमिली का हेirloom है, पर वैन इसे लेने से मना करती है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। तो गू की मॉम इसे समझाती है कि अब तुम भी हमारी फैमिली की मेंबर हो और हमारी फैमिली का जो कुछ भी है अब से वो सब तुम्हारा है और मैं तो डर रही हूँ कि तुम्हें इन सब में कुछ कम न पड़ जाए। फिर गू वैन से कहता है कि मेरी मॉम दे रही है तो ले लो। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी वाला दिन आ जाता है और गू वैन को उठाकर अंदर लेके जाता है, पर तभी असिस्टेंट गू को बताता है कि कंपनी का कुछ जरूरी काम है। तो वैन कहती है कि तुम जाओ अपना काम कर लो, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो गू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मेरी वाइफ के ऊपर नजर रखना, इसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर असिस्टेंट वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे एक गार्ड लगा देता है, पर फिर हम देखते हैं कि ये गार्ड वैन को वॉशरूम बोलकर चला जाता है और तभी वैन को यहाँ पर उसकी कजिन लिन मिल जाती है और वो इसे देखकर कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं उस दिन तुमसे अपना बदला ले नहीं पाई थी, आज मैं तुमसे अपना बदला लूंगी। वैन इसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना है, आखिर मैं तुम लोगों के पीछे नहीं पड़ी हूँ तो तुम लोग मुझे क्यों हर्ट करते रहते हो। लिन कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं और तुम जब से मेरे घर पे आई हो तब से तुम मेरी नौकर बन चुकी हो और तुम्हें मेरी सारी बात सुननी पड़ेगी। वैन इसे चिल्लाती है कि मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगी। तो लिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें पता भी है कौन सी जगह और तुम जानती भी हो कि अब मैं क्या हूँ। मैं अब गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ और आज की एंगेजमेंट पार्टी मेरी और मिस्टर गू की है और तुम यहाँ पर आकर सारी चीजें खराब कर रही है। वैन समझ जाती है कि मेरी कजिन सिस्टर को ये लग रहा है कि गू के साथ इसकी शादी होने वाली है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देती है और उसे कहती है कि इस लड़की को अब भी यहाँ से निकालो, पर सिक्योरिटी गार्ड तो वैन को देखते के साथ ही पहचान जाता है क्योंकि मैनेजर ने उसे इसका फोटो दिखाया था और बताया था कि इस लेडी की स्पेशल केयर करनी है क्योंकि वो इन लोग की बॉस लेडी है। लेने से चिल्लाती है कि तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से इसे निकालो, तुम्हें पता भी है कि मैं मिस्टर गू की होने वाली वाइफ हूँ। पर सिक्योरिटी गार्ड तो इसे स्लैप लगा देता है और कहता है कि पता नहीं तुम कहाँ से आ गई हो और अपने आप को हमारे बॉस की वाइफ बता रही हो। फिर लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं ओल्ड लेडी को यहाँ पर बुलाऊंगी ना तो तुम बचोगी नहीं। अब तभी 2 लड़कियां लिन को देखकर बातें करने लगती है कि ये बढ़िया ही हमें बता रही थी कि ये मिस्टर गू की होने वाली वाइफ है, पर इसे देखकर तो लगता नहीं कि ये है। अब तभी लिन को जल्दी से उसके डैड उठाते हैं और वैन यहाँ से जाने लगती है तो लिन जल्दी से इसे रोकती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट कैसे आया, ये तो गू फैमिली का हेirloom है। फिर ये वैन के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि जरूर तुमने इसे चुराई होगी और फिर वो इसके हाथ से निकालने की कोशिश करती है और वैन के अंकल भी कहते हैं कि इसे अपनी कजिन को दे दो क्योंकि गू फैमिली की सारी चीजों पे हक तुम्हारी कजिन का है। और ये लोग इसके हाथ से निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो कितना महंगा होगा।
तभी वैन इन लोग से रेलिंग करती है और कहती है कि मुझे ये वापस दो, इसे मुझे गू की मॉम ने दी है। पर तभी ये लोग तो इसे गलती से पुश कर देते हैं और ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और फिर उसका खून बहने लगता है। और तभी यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वैन इसे बताती है कि तुम्हारी मॉम का ब्रेसलेट उन लोगों ने मुझसे ले लिए। तो गू यहाँ पर इसके अंकल और उसकी कजिन को देख लेता है और बहुत ही गुस्सा होता है और फिर ये जल्दी से वैन को उठा लेता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इनमें से एक को भी मत छोड़ना और उसे लेकर चला जाता है। फिर गू फैमिली का बटलर जब ये देखता है तो उसे पता लगता है कि उससे गलतफहमी हो गई थी, उसने लिन को गू की वाइफ समझ लिया था। फिर गू का असिस्टेंट लिन और उसके डैड को मारने के लिए जाता है तो ये इन लोग को चिल्लाती है कि हमें कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं अगर गू फैमिली को बताऊंगी तो तुम लोग बचोगी नहीं। और फिर जल्दी से बटलर को आवाज देती है और कहती है कि यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करो। पर बटलर तो जल्दी से इसके हाथ में से ब्रेसलेट निकाल कर असिस्टेंट को दे देता है और लिन को बताता है कि तुम लोगों ने जिससे पंगा लिया है वो मिस्टर गू है। फिर ये जानकर लिन तुरंत ही माफी मांगने लगती है कि हमें नहीं पता था कि वो मिस्टर गू की वाइफ है। पर असिस्टेंट नहीं मानता है और कहता है कि आखिर तुमने किस हाथ से हमारी मैडम को पुश करी थी। और फिर ये इसके हाथ को कट कर देता है और फिर वैन के अंकल के पास बढ़ता है तो वैन के अंकल तो तुरंत ही माफी मांगने लगते हैं और झूठ कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं हूँ, सब मेरी वाइफ का आइडिया था और मेरी निस से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, आखिर मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ। असिस्टेंट इसे चिल्लाता है कि तुम्हारा झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी बेटी के हाथ गए हैं और अब तुम्हारे पैर जाएंगे। दूसरी तरफ वैन का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर यहाँ पर गू को चिल्लाती है कि अभी तो आपकी वाइफ और बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाई थी कि अपनी वाइफ को दोबारा हर्ट मत होने देना। आखिर आप कैसे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो गू कहता है कि अब से मैं ध्यान रखूंगा और फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि अब से मेरी वाइफ का ख्याल रखने के लिए सारी मेड्स का अरेंजमेंट करो, सभी को वैन पे नजर रखनी है कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और वो घर से बाहर कहीं नहीं जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वैन तो यहाँ पर परेशान हो जाती है जब सारी मेड्स उसे बाहर ही नहीं जाने देती है, पर फिर भी वैन यहाँ से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो गू यहाँ पर पहुंच जाता है। ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो, पर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ और मुझे वॉक करने का दिल कर रहा है। गू कहता है कि तुम बाहर जाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुमने जो अभी करी हो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, अभी तुम गिर जाती तो वैन अपने बीबी से कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारे लिए इतना डरावना डैड ढूंढी हूँ। तभी गू वैन को किस करता है और कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई तो अब हम बाहर चलते। और फिर गू वैन को उठा लेता है और अच्छे से ले जाने लगता है। तो वैन इससे कहती है कि प्लीज मुझे जल्दी से नीचे उतारो, सब लोग हमें देख रहे हैं। तो गू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जो हमारे बारे में गॉसिप करेगा ना तो मैं उसकी जुबान ही काट दूंगा। फिर इसके बाद गू वैन को कोर्ट के बाहर ले आता है और ये काफी शॉक होती है और सोचती है कि लगता है इसने सच में मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने का सोच लिया है। तभी वो उससे टकरा जाती है और ये जल्दी से इसे उठा लेता है और ले जाने लगता है। तो वैन कहती है कि हम लोग घर पे नहीं है, हम लोग कोर्ट के बाहर है। तो ये कहता है कि तुम इतने छोटे छोटे स्टेप जानबूझ के ले रही थी ना ताकि मैं तुम्हें उठाऊं, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। वैन कहती है कि क्या तुम सच में मिस्टर गू हो। तो कहता है कि क्या हुआ, कोई मेरे नाम से प्रिटेंड कर रहा है क्या। तो ये नहीं कहती है और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वैन एक कंपनी में जॉब करने जाती है और सोचती है कि वो और गू अलग अलग दुनिया से है, इसलिए उसे मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए ताकि वो उसके लायक बन सके, क्योंकि उन दोनों का लेवल ही डिफरेंट है। फिर वैन जाकर स्टाफ से बताती है कि मैं यहाँ पर नई एम्प्लॉय हूँ, तो स्टाफ इसे अंदर लेके जाती है और वैन सोचती है कि ये कंपनी थोड़ी ना गू फैमिली की होगी। फिर गू के असिस्टेंट को इस बारे में न्यूज़ मिल जाती है और वो उससे बता देता है कि उसकी वाइफ ब्रांच ऑफिस में काम करने गई है। तो गू अपने असिस्टेंट को टर्न लेकर ऑफिस चलने के लिए कहता है वैन को पिक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर यहाँ पर सभी को न्यूज़ देती है कि आज प्रेसिडेंट आने वाले हैं। तो सभी एम्प्लॉयज़ बड़े खुश जाते हैं और कुछ लड़कियां कहने लगती है कि हमने तो मेकअप भी नहीं करे आज। तो मैनेजर इन लोगों को चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग प्रेसिडेंट के सामने अच्छी बनने की कोशिश क्यों करना चाहती हो। डायरेक्टर जिंग प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ है, तो तुम कितनी भी फैरी बन जाओ, प्रेसिडेंट तुम्हें वैसे भी देखने वाले नहीं है। फिर मैनेजर वैन को काम देने लगती है कि तुम न्यू कमर हो ना, तो तुम डायरेक्टर जिंग के प्रोजेक्ट को संभालोगी, क्योंकि वो तो अभी प्रेसिडेंट के साथ डेट पर जाने वाली है। तो वैन मना कर देती है कि कंपनी का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैं ऐसे नहीं संभाल सकती हूँ, मैं यहाँ पर न्यू हूँ और अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो मैनेजर से चिल्लाती है कि तुम काम के लिए मना नहीं कर सकती, नहीं तो प्रेसिडेंट की वाइफ तुम्हें फायर कर देंगी। अब तभी यहाँ पर गू आ जाता है और सभी लोग जल्दी से उसका वेलकम करने लगते हैं। फिर जैसे ही वैन गू को देखती है तो उसे पता लग जाता है कि यही उस कंपनी का बॉस है। वो तो जल्दी से अपने आप को छिपाने लग जाती है और सोचती है कि बस वो इसे यहाँ ना देख। अब यहाँ पर जिंग गू से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम आखिर अचानक से कंपनी कैसे आ गए। तो गू कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को पिक करने आया हूँ। तो जिंग कहती है कि अभी तो मैं तुम्हारे घर पे भी नहीं आई और तुम मुझे अपनी वाइफ कह रहे हो। और फिर वो अपना लंच जल्दी से गू को देने लगती है, कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाई है। तो असिस्टेंट इसे दूर करके बताता है कि मिस्टर गू को लड़कियों से एलर्जी है
और क्या तुम उनके क्लोज जाकर उन्हें बीमार करना चाहती हो? और फिर गो सीधा वैन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ बिना मुझे बताए कंपनी आ गई। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाता है और सभी लोग देखते रह जाते हैं। और फिर लोग बातें करने लगते हैं कि बॉस को तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, लगता है ये रूमर बस फेक थी और बॉस को हमारी वैन पसंद आ गई है। तो मैनेजर इन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अगर प्रेसिडेंट किसी को पसंद करेंगे भी तो वो सिर्फ डायरेक्टर जिंग होगी, आखिर वो उस न्यू कमर को प्रेसिडेंट क्यों पसंद करेंगे। तो ये सभी एम्प्लॉयज कहते हैं कि लेकिन प्रेसिडेंट वैन का हाथ पकड़ के लेकर गए। तो मैनेजर कहती है कि तो क्या हो गया, ज़रूर उस न्यू कमर ने ही प्रेसिडेंट को सेड्यूस करी होगी। फिर यहाँ हम देखते हैं कि गू तो वैन को अपने ऑफिस में ले आता है और ये इसे सॉरी कहती है कि मैंने तुमसे कंपनी में काम करने के बारे में छुपाई। वो उसे रीज़न बताती है कि तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे लायक की बन सकूं, तो प्लीज़ मुझे वापस मत लेके जाओ और कंपनी में भी हमारी शादी के बारे में किसी को मत बताना। तो गू कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो तो आखिर मैं इस बारे में क्यों नहीं बता सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही एम्बैरसिंग लगता है। तो वैन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस नहीं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरे बारे में ये सोचे कि मैं यहाँ पर कनेक्शन की वजह से आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो गो वैन को किस करने लगता है और कहता है कि तुम याद रखो कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सारे एम्प्लॉयज जिनको कह रहे होते हैं कि वो इंटर्न बॉस के साथ इतने देर से ऑफिस में, और डायरेक्टर जिंग तुम तो प्रेसिडेंट की होने वाली फ्यूचर वाइफ हो, तो क्या तुम उन्हें फॉलो नहीं करोगी और उस लड़की को ऐसी बॉस को सेड्यूस करते रहने दोगी। तो जिंग इन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग चुप रहो, मुझे गो पर पूरा बिलीव है, वो कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और फिर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए लेकर जाती है और यहाँ पर गू तो वैन को किस कर रहा होता है और तभी ये जाकर डोर नॉक करती है और उसे कहती है कि उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो वैन गू को रोकती है कि कोई यहाँ पर आया है। तो गू कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, उन सभी को पता लग जाने दो कि तुम मेरी वाइफ हो। अब तभी इतने में जिंग दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो अंदर से लॉक होता है, तो वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर वैन भी गू के ऑफिस से बाहर आती है और यहाँ पर आके बैठती है और जिंग मैनेजर को ये फाइल देती है और कहती है कि जाओ उस न्यू कमर को ये काम दे दो और बोल दो कि सुबह तक ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर मैनेजर वैन को जाकर इस प्रोजेक्ट का काम देने लगती है। तो वैन फिर से कहती है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में अभी तक काम नहीं की हूँ और मैं न्यू भी हूँ, तो इस प्रोजेक्ट पर काम करना मेरे लिए सही नहीं होगा। तो मैनेजर इसे चिल्लाती है कि तुम ये बहाना करके काम नहीं करना चाहती हो ना, एक तो तुम्हें हम मौका दे रहे पर तुम्हें फिर भी नहीं लेना है और तुम तो बस प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने के बारे में सोच रही होंगी है ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जिंग के बीच में मत आओ क्योंकि प्रेसिडेंट की परफेक्ट मैच सिर्फ डायरेक्टर जिंग है और तुम उन दोनों के बीच में सिर्फ ट्रैश हो। तभी असिस्टेंट इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या आवाजें हो रही है। तो मैनेजर जल्दी से जाकर इसे बताती है कि ये इंटर्न इस प्रोजेक्ट के काम लेने से मना कर रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा, ये प्रोजेक्ट को तुम लोग काफी टाइम से अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए और ये काम भी तुम लोग न्यू कमर पे डाल रहे हो, न्यू कमर से ज्यादा तुम लोग इनकेपेबल हो। और ये मैनेजर को चिल्लाता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है तो जाओ HR को जाकर अपना रिजाइनेशन दे दो। फिर मैनेजर को चिल्लाने के बाद असिस्टेंट वैन को इशारा करते हुए जा रहा होता है और जिंग ये देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। फिर ऑफिस के बाद हम देखते हैं कि गू का ड्राइवर यहाँ पर वैन को पिक करने आता है और जैसे ही वो कार में बैठ रही होती है तभी यहाँ पर मैनेजर और जिंग इन लोग को देख लेती है और मैनेजर कहती है कि देखो ये इंटर्न किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही है, सच में ये कितनी बेकार लड़की है, पैसों के लिए कुछ भी करती है। और फिर मैनेजर जल्दी से वैन का फोटो लेने लगती है और कहती है कि मैं कंपनी में इसे पोस्ट करूंगी ताकि सभी को इस लड़की की असलियत पता लगे कि कैसे दूसरे मैन को सेड्यूस करती रहती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉयज जैसे ये पोस्ट देखते हैं तो वो वैन की बुराई करने लगते हैं कि इस इंटर्न का कैरेक्टर कितना खराब है कि ये ओल्ड मैन को भी नहीं छोड़ रही है और सभी लोग वैन की बुराई करके हंस रहे होते हैं। फिर जैसी वो यहाँ पर आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं और तभी यहाँ वैन के पास जिंग आती है और उसे बताती है कि उसे कंपनी से फायर किया जा रहा है। वैन शॉक होती है और कहती है कि आखिर क्यों। तभी वो पोस्ट देख लेती है और पूछती है कि आखिर ये फोटो किसने पोस्ट किया, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो मैनेजर कहती है कि तुम दूसरे मैन को सेड्यूस कर रही हो तो क्या ये फोटो फेक लग रही है। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज वैन के बारे में बुराई करने लगते हैं कि वो कितनी खराब लड़की है, कंपनी में टिके रहने के लिए वो दूसरे मैन का सहारा लेती है और वो इसे क्या कहने कहे जा रहे होते हैं कि तभी तो वो CEO को भी सेड्यूस कर रही है। और जिंग को तो बड़ा मजा आ रहा होता है ये सब सुनकर क्योंकि उसके बदले में यही सारे लोग उससे बदला ले रहे होते हैं। वैन यहाँ पर सभी से कहती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, उस फोटो में जो मैन है वो तो बस ड्राइवर है। फिर से भी कहती है कि अच्छा झूठ बोल रही हो, तुम्हारे कपड़े देखकर पता चल रहा है कि कितने महंगे कपड़े हैं और ये तुमने खुद तो अफोर्ड नहीं करी होगी ना, तुम्हें किसी ने दिलाया है, इसलिए चुपचाप से रिजाइनेशन लेटर पे साइन करो और निकलो यहाँ से।
और तुम खुद नहीं साइन करोगी ना तो लाओ मैं ही करवाती हूँ। और वो इसका हाथ लेकर जबरदस्ती फिंगरप्रिंट लगाना चाह रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू का असिस्टेंट उसे इस पोस्ट के बारे में बता देता है तो गू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो भी कंपनी का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आज तक सीईओ ने कभी कंपनी का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, तो आखिर आप क्यों? फिर सभी एम्प्लॉइज गू का मैसेज देखते हैं कि वो वैन से कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ होम टाउन चलोगी। फिर जिंग जल्दी से वैन के पास आकर उसे पूछ लेती है कि आखिर तुम्हारा सीईओ के साथ क्या रिलेशन है। तो वैन जल्दी से बहाना बना लेती है कि एक्चुअली मैं मिस्टर गू की मॉम की केयर टेकर हूँ, इसी वजह से मिस्टर गू भी मेरी केयर करते हैं और वो मुझे घर लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जिंग और मैनेजर को बड़ी खुशी मिलती है और मैनेजर कहती है कि वही तो मैं बोलूँ कि तुम जैसी लड़की को आखिर प्रेसिडेंट कैसे पसंद कर सकते हैं। फिर जिंग वैन से कहती है कि अब तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर पे साइन हो चुका है ना, तो थोड़ी देर में निकल जाओ कंपनी से। तो वैन चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग अपनी मर्जी से मुझे कंपनी से कैसे निकाल सकते हो। तो मैनेजर इसे कहती है कि डायरेक्टर जिंग इस कंपनी की फ्यूचर लेडी बॉस है, तो वो जिसे चाहे अपनी मर्जी से कंपनी से निकाल सकती है। और फिर लोग सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देकर वैन को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वैन कंपनी के बाहर बैठकर रो रही होती है और तभी गू अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से आते हुए उसे देख लेता है और फिर उससे आके पूछता है कि क्या कंपनी में तुम्हें किसी ने बुली किया। तो ये कहती है कि कोई बुली नहीं किया, बस मेरा मूड ठीक नहीं है। तो गू इसके सामने बैठ जाता है और पूछता है कि फिर बताओ मैं तुम्हारा मूड ठीक कैसे करूँ। वैन कहती है कि अब मुझे और काम नहीं करना है, मुझे अब घर जाना है, तो तुम मुझे घर लेके चलो। फिर हम देखते हैं कि गू वैन को उठाकर लेके जा रहा होता है और वो सोते हुए अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैन की नींद खुलती है तो वो गू को अपने पास देखकर पूछती है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो गू बताता है कि कल रात तुमने मुझे पकड़ के रखी थी और जाने नहीं दे रही थी, तो ही मैं यहाँ से नहीं जा पाया। तो ये कहती है कि क्या ये सच है। गू कहता है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊँ। तो ये इसका मुंह बंद करके कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू की मॉम वैन को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गई होती है और डॉक्टर इन्हें बताती है कि बेबी बिल्कुल ठीक है। गू की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वैन को घर लाने के बाद भी उसका ख्याल रख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू अपने कंपनी में होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लड़कियों को खुश कैसे करते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं जानता हूँ कि आप अपनी वाइफ को खुश करना चाहते हैं, लेकिन आप एक गलत पर्सन से पूछ रहे हैं। मैं तो सिंगल हूँ, मुझे इस बारे में क्या पता। लेकिन फिर ये गू को बताता है कि वैन को एक प्रोजेक्ट में काम करना था, तो अगर वो शायद उसे उस प्रोजेक्ट पर काम करने देगा तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये आइडिया गू को पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि गू घर पहुंचने के बाद देखता है कि वैन यहाँ पर खाना खा रही थी और उसने पूरा खाई नहीं होती है और उसे कहती है कि एक्चुअली मुझे एग से एलर्जी है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट को बताना भूल गई थी। गू कहता है कि लाओ उसे मुझे खिला दो। तो वैन मना करती है कि ये तो मेरा खाया हुआ है। तो गू कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ ने खाई है। तो वैन इसे खिला देती है और फिर गू इसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी ना, तो तुम कर सकती हो। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है और इसे हक करके कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। फिर हम देखते हैं कि वैन इस प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाती है और गू भी देखता है कि वो कितनी मेहनत कर रही है और उसका प्रोजेक्ट प्लान कितना अच्छा है और ये सोचता है कि वो तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है और जब इस बारे में जिंग को पता लगता है तो वो इसके प्रोजेक्ट प्लान चुरा लेती है और फिर ये वैन का प्रपोजल चुरा कर इसकी जगह खुद अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है और बताती है कि ये प्लान उसका बनाया हुआ है। पर तभी वैन सभी के सामने कह देती है कि उसने ये चुराई है। पर जिंग ये मानने के लिए तैयार नहीं होती, पर गूद तभी बता देता है क्योंकि उसने पहले से ही वैन का प्रपोजल देखा हुआ था। और फिर वो इसे फायर कर देता है और गार्ड्स इसे पकड़ के यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तभी ये जल्दी से गू से माफी मांगने लगती है और कहती है कि ये सब मैनेजर का आइडिया था। पर गू फिर भी नहीं मानता और कहता है कि अब वो दोनों को ही फायर करेगा। तो जिंग गू से कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो, जब तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी तो मेरे डैड ने तुम्हें अपना हार्ट दिए थे एक्सचेंज में। तो प्लीज तुम मुझे सिर्फ इसी रीजन की वजह से छोड़ दो और माफ कर दो। पर गू नहीं मानता है और वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे डैड और तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ दे चुका हूँ। पर ये नीचे बैठकर इसे माफी मांगने लगती है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। तभी वैन गू का हाथ पकड़ती है तो वैसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। वैन सोचती है कि इसने गू की जान बचाई है अपने डैड की हार्ट इसे देकर, तो इस बार मुझे इसे माफ कर देना चाहिए। तो वो गू से कहती है कि इस बार इसे छोड़ दो। तो गू वैन की बात मानते हुए जिंग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा कभी करी तो सिर्फ तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं जाएगा और ना ही तुम्हारी सिर्फ जॉब जाएगी,
बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ जाएगी। और वो चिल्ला कर इसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है तो यहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ से घर जाते हुए वैन गू को मना रही होती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे फोर्सली कंपनी से निकाला था, लेकिन अब मैं वापस से कंपनी में काम करना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे करने दे दो। तो गू मान जाता है और कहता है कि लेकिन उससे पहले आज तुम्हें मेरी मॉम और मेरे साथ डिनर पे चलना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वैन गू और उसकी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है और गू की मॉम वैन से कहती है कि तुम अच्छे से खाओ, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वैन बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी और तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, तो सारी चीजें मेरे अंकल और आंटी ने हैंडल किए थे। गू की मॉम कहती है कि तुम इतनी अच्छी हो तो जरूर तुम्हारे मॉम डैड भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो वैन बताती है कि हाँ, मेरे डैड बहुत ही अच्छे इंसान थे, आपको पता है उन्होंने एक स्ट्रेंजर को अपना हार्ट भी डोनेट किया है। तो गू की मॉम कहती है कि सच में तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे थे। और फिर ये बताती है कि वैसे गू का भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है। और फिर ये बातों बातों में पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ कब हुई थी। फिर वैन जो डेट बताती है ये सुनकर तो गू की मॉम शॉक हो जाती है कि उसी दिन तो गू का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो इन्हें शक हो जाता है कि कहीं वैन के डैड नहीं तो गू को हार्ट नहीं दिए। फिर हम देखते हैं कि गू का असिस्टेंट इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके उसे बताता है कि एक्चुअल में जिसने उसे हार्ट ट्रांसप्लांट किया है वो जिंग के डैड नहीं है। फिर हम कंपनी में देखते हैं कि सभी लोग जिंग की बुराई कर रहे होते हैं कि कैसे वो प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ बनने के सपने देख रही थी और सभी से अपने ऑर्डर मनवा रही थी, पर ये सब तो उसके ख्याल ही थे। जिंग ये सुन लेती है और इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई कंपनी में गॉसिपिंग करने की, और इसे गुस्सा आती है कि सब वैन की वजह से हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिंग कोई डायरेक्टर को मैसेज करती है कि वो उसके पास एक लड़की भेज रही है जिसके साथ वो आराम से खेल सकता है। फिर जिंग वैन को काम दे देती है कि वो डायरेक्टर को कोई प्रोजेक्ट देकर आए। फिर वैन जैसे ही उस डायरेक्टर वहां के रूम में जाती है तो वो तो इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तो वैन जल्दी से मौका देखकर गू को कॉल लगा देती है और गू को इसकी सारी आवाजें आ जाती है, तो वो इसे बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचता है। और फिर वो डायरेक्टर को मार के वैन से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। फिर ये डायरेक्टर तो बहुत ही शॉक होता है और सोचता है कि आखिर प्रेसिडेंट मुझे इस लड़की के लिए क्यों मार रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि डायरेक्टर जिंग और ये रिलेशन में है, तो आखिर ये सब क्या है। फिर ये तुरंत ही गू से माफी मांगता है और वैन के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि बॉस मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की मुझे सेड्यूस कर रही थी। तो गू का असिस्टेंट इसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बॉस की वाइफ पे इल्जाम लगाने की। फिर तो ये डायरेक्टर शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़की बॉस की वाइफ कैसे बन गई। अब ये सब सुन के तो जिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो यहाँ से भागने लगती है। तभी डायरेक्टर बताता है कि सब जिंग की गलती है, उसी ने मुझे बोली थी कि मैं इस लड़की के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद असिस्टेंट कहता है कि ठीक है फिर बारी बारी तुम दोनों को ही मजा चखने मिलेगा। और फिर असिस्टेंट वैन से पूछता है कि मैडम आखिर इस बंदे ने आपको कितनी बार मारा। तो वैन कहती है कि 2 बार। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है फिर अब इसे 2000 टाइम्स मार खाने मिलेगा। फिर उसे यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं और उसकी चीखने की आवाज आती है। तो जिंग तो डर जाती है और असिस्टेंट कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर जिंग जल्दी से वापस से गू के पास आ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे इस बार छोड़ दो, आखिर मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाए थे। तो गू गुस्से में कहता है कि अच्छा। फिर वो इसे रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि इसके डैड नहीं बल्कि वैन के डैड ने इसे अपना हार्ट दिए। वैन को ये जानकर फिर से अपने डैड की याद आती है और वो रोने लगती है और असिस्टेंट यहाँ पर जिंग को चिल्लाता है कि तुम्हारे डैड ने तो कुछ किया भी नहीं और अब तक मिस्टर गू ने तुम्हारी फैमिली का कितना फायदा कर चुके हैं। फिर जिंग यहाँ पर वैन से माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम गू को बोलोगी तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा। वैन कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैंने तुम्हें लास्ट बारी चांस दी थी पर तुम्हें ये नहीं चाहिए था। और फिर गार्ड यहाँ पर जिंग को स्लैब पे स्लैब लगाने लग जाता है। तभी ये वैन से कह रही है कि तुम जानना चाहती होगी ना कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में जानती हूँ। तो वैन इसे पूछने लगती है कि बताओ मुझे कि आखिर मेरे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। तो जिंग शर्त रखती है कि पहले तुम मुझे बचाओ, अगर तुम नहीं बचाओगी तो मैं नहीं बताऊंगी। तो गू अपने गार्ड को इसे और मारने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर अब तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारी पूरी फैमिली मारी जाएगी। तो ये डर जाती है और कहती है कि मैं बताती हूँ। और फिर ये सब बताती है कि कैसे जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था तो उसके डैड जिंदा थे, लेकिन इसके अंकल आंटी उनकी ऑपरेशन में पैसे नहीं लगाना चाह रहे थे। और तभी जिंग ने जाकर वहां पर उन्हें पैसे दी थी कि अगर वो लोग इनका हार्ट इसे दे देते हैं तो ये बदले में उन्हें पैसे देगी। तो पैसों की लालच में वैन के अंकल आंटी ने उसके डैड को मरवा दिए। अब ये सब जानने के बाद तो वैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और गू से कहती है कि मैं अपने अंकल आंटी से बदला लेना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वैन यहाँ गू के साथ अपने अंकल आंटी के घर पहुंचती है और वो लोग इसे कहने लगते हैं कि आखिर अपने रिलेटिव के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, प्लीज हमें छोड़ दो।
वैन कहती है कि अच्छा, तो आप सच में मेरे रिलेटिव हो जिसने पैसों के लिए मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया। तो वैन के अंकल कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये कहती है कि अच्छा, आपने मेरे डैड का हार्ट 1 मिलियन के लिए बेच दिया और आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं। फिर वैन इन लोगों को काफी कुछ सुनाती है और इन लोगों को डराती है कि वो इन लोगों को मार देगी, पर तभी उसे अपनी बचपन की चीजें याद आती है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर जब वैन को होश आता है तो गुई से बताता है कि उसने उसके अंकल आंटी को अरेस्ट करवा दिए और अब पुलिस ही उन्हें देखेगी। फिर वैन गू के साथ अपने मॉम डैड की ग्रेव पर जाती है और यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को याद करके बहुत ज्यादा रोती है। तभी हम देखते हैं कि जिंग की मॉम इन लोगों को देख रही होती है और इन्हें बहुत ही गुस्सा आता है कि इन लोगों की वजह से मेरी बेटी का आज ये हाल हुआ है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं कि घर जाने के बाद वैन कू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो ऑफिस चला जाता है तो वैन यहाँ पर पेंटिंग कर रही होती है और तभी इसे कोई गुंडे किडनैप करके लेके जाते हैं और इसके पीछे जिंग की मॉम का हाथ होता है और वो इसे कहती है कि आज वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इसे मार के रहेंगी। पर तभी गू यहाँ पर वैन को बचाने पहुंचता है और उसे चोट लग जाती है। फिर जब वैन को होश आता है तो वो असिस्टेंट से गू के बारे में पूछती है तो वो इसे कुछ बता ही नहीं पाता और जैसी वैन बाहर निकलती है तो वो एक पेशेंट की लाश जाते हुए देखकर सोचती है कि वो गू है, तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। पर तभी हम देखते हैं कि गू रूम से बाहर निकलता है और उसके तो सिर्फ हाथ में चोट लगी होती है और वो वैन को अपने लिए ऐसे रोते हुए देखकर हंसने लग जाता है। फिर जैसे ही वैन इसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर असिस्टेंट और वो हंसने लग जाते हैं तो ये जल्दी से गू का मुंह बंद करती है और कहती है कि तुम दोनों में से मेरे ऊपर कोई भी नहीं हंस सकता। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और वैन की डिलीवरी हो रही होती है और इन लोग के ट्विन बेबीज होते हैं। फिर गू बहुत ज्यादा खुश होता है और जल्दी से वैन को देखने के लिए जाता है। फिर ये दोनों जब हॉस्पिटल से घर आते हैं तो गू की मॉम वैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसे कहती है कि अब वो उन दोनों की ग्रैंड वेडिंग करवाना चाहती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।